हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे सभी के सभी स्टूडेंट एक बार लाइव आ जाइए, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बहुत ही धमाकेदार एक यहाँ पे क्लास करने वाले हैं। और यहाँ पे कल जो क्लास मिस हुआ था, इसका वजह कि थोड़ा सा प्रॉब्लम था। और वहाँ पे हम ये सोच रहे थे ना कि कल जो सुबह होगा ना, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सुबह में तैयारी किया जाएगा। यानी कल से जो तैयारी होगा, यानी कहने का मतलब आज से जो आपका तैयारी होगा वो बहुत ही ज्यादा खास होगा और बहुत ही हाई लेवल का तैयारी हम आपका करवाने वाले हैं, वो भी अकेले। और यहाँ पे समझाने की 100% गारंटी है। ये मत समझिएगा कि YouTube पे पढ़ाते सबसे छोटे टीचर, सबसे कम उम्र के टीचर है तो नहीं समझा पाएंगे। बाबू यहाँ पे हम आज क्या, पहले तो सुन लीजिए कि सबसे पहले हम आपको पढ़ाने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के बाबू हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, केमिस्ट्री के हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, यहाँ पे 6 फरवरी के लिए लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको उम्मीद, यहाँ पे विश्वास दिलाते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अभी के अभी याद करवा देंगे। जस्ट अभी के अभी, चाहे कितने भी कमजोर स्टूडेंट है, हम यहाँ पे आपको अभी के अभी इसको याद करवा देंगे। तो बाबू आज से हमने ठान लिया है और आपको भी ठान लेना है कि आज से आप लोग कम से कम 4 क्लास अब रेगुलर चलाएंगे हम, और 4 ये क्लास आपको करना ही है। क्योंकि आपका देखिए प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आज जारी हो जाएगा। आज जारी हो गया है, जारी हो जाएगा। अभी तो 5 बज रहा है, अभी नहीं होगा, लेकिन आज जारी हो जाएगा। तो आज आप लोग प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड यहाँ पे हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ देखिए अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा तो हम आपको बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है, लास्ट में आप लोग रुकिएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए जो फाइनल एडमिट कार्ड है ना, वो भी 10 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। यानी कहने का मेरा मकसद ये है कि मात्र आपके पास 1 महीने बचा है। और प्लीज प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा फोकस लगा दीजिए। 1 महीना हम पूरा संघर्ष करने वाले हैं, उसमें आपको साथ देना है और आप लोग कीजिएगा। 100% आपकी उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे। और 4 क्लासेस तो कम से कम हम लेंगे ही यहाँ से। तो यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इतना जबरदस्त हाई क्वालिटी का तैयार कर रहे हैं बाबू, बिल्कुल एग्जाम लेवल का। तो चलिए, ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो हम आपको दे दिए इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बाबू, एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी सोए हुए हैं स्टूडेंट है ना, सबको जगा दीजिए आज, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का बाबू यहाँ पे 6 फरवरी के लिए कुछ लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्जाम में 4 बार से कम बार नहीं पूछा गया, बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन। यानी इस लॉन्ग क्वेश्चन को कर लिए तो बाबू यहाँ पे आपका बल्ले बल्ले, इसमें से तो लड़ ही जाएगा, पक्का है। तो बाबू यहाँ पे सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो आप लोग बाबू एक काम कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। इतना काम आपको जरूर करना है, इतना से हमारा मनोबल बहुत हाई होता है। देखिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा मेरे प्यारे। नंबर नोट कीजिए 91 35 74 20 24। आप इस पे प्यारे बच्चों मैसेज करके फटाफट से आप लोग जुड़ जाइएगा। जुड़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जुड़िएगा। तो यहाँ पे आपको हर चीज वो लिंक वोंक सब मिलता रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट भी स्टार्ट होगा, 1 महीना रिवीजन के तौर पे आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देना है। तो बाबू यहाँ देखिए, ये तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करें। PDF इसका बिल्कुल फ्री में दे देंगे, कैसे मिलेगा ये हम आपको अंत में बताएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे नहीं, अभी के अभी आपको याद करवा देंगे समझा के। बाबू एकदम रेडी रहिएगा। तो चलिए बाबू, एक बार यस बोलिए कि हाँ सर जी, क्लास को स्टार्ट कीजिए। और आज से हम लोग संकल्प लेते हैं कि कुछ नई तैयारी करेंगे। आज से हम लोग कुछ नई तैयारी करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ना बहुत खास हो। और 40 दिन ये संघर्ष बिता दीजिए मेरे साथ। पक्का है कि आपको प्यारे बच्चों बहुत ही हाई लेवल की पढ़ाई आपको मिलने वाली है, और आपके एग्जाम में तो गर्दा उड़ने वाला है, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन आता है बाबू, सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन ये है, देखिए कि वार्नर सिद्धांत क्या है। वार्नर का सिद्धांत क्या है? वार्नर का सिद्धांत बाबू ये देखिएगा ना, 2013, 16, 18 बहुत बार पूछा गया, यानी हर बार मतलब ये आता ही है। अब की बार भी चांस है इसका आने का। तो यहाँ पे वार्नर का सिद्धांत क्या होता है, यहाँ पे पूछा जाता है कि वर्नर का सिद्धांत क्या है। तो यहाँ देखिए, उप संयोजन यौगिक के बारे में वर्नर का सिद्धांत को समझावें, ये भी पूछ देगा। तो यहाँ पे देखिए, वर्नर का सिद्धांत यहाँ पे क्या होता है, उप संयोजन यौगिक को लेके हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट ऑफ कीजिए, प्लीज कमेंट ऑफ कीजिए। हम आपको अभी के अभी इस क्वेश्चन को 5 नंबर का सवाल है बाबू, अभी के अभी आपको क्लियर करा दे रहे हैं। देखिए, वर्नर का सिद्धांत क्या कहता है, तो वर्नर के अनुसार क्या कहता है, जितने भी उप संयोजन यौगिक है ना, ये क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्या है हमारा,
ये हमारा उपसहसंयोजन यौगिक है। क्या है बाबू ये उपसहसंयोजन यौगिक है। ये क्या होता है बाबू, हमारा उपसहसंयोजन यौगिक होता है। देखिएगा ये CO यहाँ देखिए NH3 और Cl3, ये क्या हो गया हमारा उपसहसंयोजन यौगिक हो गया। यानी कहने का मतलब हमारा वर्नर के अनुसार कहा जाता है बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितने भी उपसहसंयोजक यौगिक है ना, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु के 2 प्रकार संयोजकता दिखलाता है। जितने भी प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि वर्नर के अनुसार क्या होता है, कि आप देखिए इनके अनुसार उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के 2 प्रकार के प्यारे बच्चों क्या होते हैं, संयोजकता दिखलाता है। यानी यहाँ पे आपको याद रखना है ये क्या है, हमारा उपसहसंयोजन यौगिक है ना। तो देखिए ये पहला वाला क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है बाबू। यहाँ पे आपको याद रखना है क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। ये क्या होता है बाबू, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। ये हमारा क्या होते हैं प्यारे बच्चों, लिगेंड्स होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, NH3 हमारे क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, आयन। Cl3 क्या हो गया प्यारे बच्चों, आयंस हो गए। ये क्या हो गए हमारे, आयंस हो गए। तो यहाँ आप देखिए आपको इतना तो पता होना चाहिए बाबू, क्लास 12 के छात्र है, फिर भी हम आपको बिल्कुल अच्छे से 5 नंबर का क्वेश्चन है समझाएंगे कि देखिए वर्नर का सिद्धांत क्या कहता है। तो वर्नर के अनुसार उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, यानी ये जो CO है ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार के प्यारे बच्चों संयोजकता दिखलाता है। पहला संयोजकता क्या है, क्लोरीन, और दूसरा क्या है, NH3। किस प्रकार, कितने प्रकार का संयोजकता दिखला रहा है बाबू, केंद्रीय जो धातु परमाणु है हमारा, ये जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, समझिएगा ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, रुकिए इसको मिटा देने दीजिए। ये जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है वो कितने प्रकार के संयोजकता को दिखला रहा है, पहला लिगेंड्स और दूसरा क्या, क्लोरीन। यानी 2 प्रकार के क्या कर रहा है, उपसहसंयोजन यौगिक यानी संयोजकता को दिखलाता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि ये क्या कहना चाहते हैं, यानी वर्नर के अनुसार क्या होता है। यानी वर्नर के अनुसार यही होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पे क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार के संयोजकता को दर्शाता है। यहाँ आप देखिए एक तो लिगेंड्स हो गया और दूसरा क्लोरीन। यहाँ आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे डिफिनेशन को देखते हैं कि वर्नर के अनुसार उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार के क्या करते हैं, संयोजकता को दर्शाते हैं। और कौन कौन, तो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता। बाबू इसी प्रकार लिखना है। 5 नंबर का यहाँ पे आपके लिए क्या है, 5 नंबर का बाबू यहाँ पे आपका ध्यान रखना है सवाल है, और यहाँ पे ये आपको याद रखना है। 5 नंबर का सवाल है और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। तो बाबू यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि इसमें बोला क्या जा रहा है। तो देखिए पहला क्या दर्शाता है, प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता क्या होगा हमारा, यहाँ आप देख लीजिए प्राथमिक संयोजकता जैसे क्लोरीन हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा NH3 जो हो गया लिगेंड। यानी उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार के NH3 और Cl3 हमारा दर्शाता है। इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्राथमिक संयोजकता में क्या कहता है। प्राथमिक संयोजकता में क्या कहता है, प्राथमिक संयोजकता में क्या कहता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो हमको वो उपसहसंयोजन यौगिक लिखना होगा बाबू, क्या है, CO है, और यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे ध्यान रखना है ये हमारा क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो हमारे होते हैं ना, ये हमारे होते हैं प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पे याद रखना है, ये बाहर रहेगा, 1 मिनट रुक जाइए। ये हमारे क्या है, उपसहसंयोजन यौगिक है। ध्यान रखना है कि ये हमारे क्या है, उपसहसंयोजन यौगिक है। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे क्या है, उपसहसंयोजन यौगिक है, यही ना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वर्नर के अनुसार जो उपसहसंयोजक यौगिक है तो होते हैं ना, तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 को प्यारे बच्चों क्या संयोजक जुड़े होते हैं, पहला लिगेंड्स दूसरा क्लोरीन। यहाँ आप देखिए, तो यहाँ आप देखिए क्या है, CO के साथ NH3 कितना जुड़ा है, 6 को जुड़ा है। तो यहाँ पे पहले इसको डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको पूरा 100% समझ में आएगा। और 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा लेट होगा तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, सभी बच्चे को ध्यान देना है। कितना जुड़ा है, NH3। बाबू देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा तो ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पे ये क्या है, ये CO है, यहाँ पे समझ लीजिए क्या है बाबू, यहाँ पे CO है, यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहाँ पे लिख दिए। कहने का मतलब ये बाबू, ये इसके लिए पारे कि यहाँ का यहाँ है, ये नहीं है कि इसको समझ लीजिएगा कि हाँ ये भी है, ये नहीं है। हम इसको दर्शाने के लिए कि यहाँ पे क्या है हमारा
केंद्रीय धातु परमाणु यानी CO है। यानी कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जो CO है NH3 का कितना है 6 को है, और जो क्लोरीन है हमारा प्रथम यहाँ पे संयोजकता कौन दर्शा रहा है, क्लोरीन दर्शा रहा है ना, तो यानी ये डॉटेड फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे Cl होगा, और Cl पे क्या होता है माइनस, को है बाबू, ये 3 को है ना, Cl3 है ना, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन में Cl 3 को देंगे, डॉटेड लाइन में बाबू क्या Cl 3 को देंगे। यानी कहने का मतलब ये है बाबू, यहाँ पे आपको प्लीज ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक संयोजकता जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, हमारा जैसे क्लोरीन होता है, प्राथमिक संयोजकता क्लोरीन होता है, यानी वर्नर के अनुसार वो होता है कि उप संयोजन यौगिक है, यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना, उसके साथ 2 संयोजकता जुड़ा होता है। यानी पहला संयोजकता हमारा लिगेंड्स हो गया NH3 और दूसरा क्या क्लोरीन हो गया, ये दोनों जुड़े होते हैं। तो देखिए NH3 भी जुड़ा होता है, ये क्या है केंद्रीय धातु परमाणु है, यहाँ पे हमारा CO, और इसके साथ प्यारे बच्चों ये NH3 लिगेंड्स भी जुड़े हैं और हमारे क्लोरीन भी जुड़े हैं, यानी 2 यौगिक जुड़े हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले करने वाले हैं कि प्राथमिक संयोजकता क्या होता है। प्राथमिक संयोजकता क्या होता है, देखिए यह ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होते हैं, यानी कहने का मतलब क्या, प्राथमिक संयोजकता में क्या होगा, हमारा क्लोरीन हो जाएगा, ये ऋण आयन होता है, यानी क्या प्राथमिक संयोजकता हमारा क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन होगा, और जो क्लोरीन होगा ना ये सबसे बाहर होता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये लिगेंड सबसे बाहर होता है क्लोरीन। यहाँ आप देखिए, ये आप लोग पहले समझ लीजिए, पहला लिखिएगा कि यह यहाँ देखिए ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होते हैं, यानी जो यहाँ पे प्रथम संयोजकता होता है, जैसे क्लोरीन हो गया हमारा प्रथम, द्वितीय क्या होगा NH3 हो गया, ये लिगेंड्स हो गया हमारा द्वितीय संयोजकता। यानी कहने का मतलब है कि यह ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होते हैं, और यहाँ देखिए यह ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होते हैं। दूसरा क्या, ये डॉटेड फॉर्म से जुड़े होते हैं, ये बहुत ही कमजोर बल से जुड़े होते हैं, जैसे कमजोर बल यानी वैन डर वाल बल, यानी कोई भी बल हो उसके द्वारा जो क्लोरीन हो गया ना, यानी प्रथम संयोजकता के जितने भी होंगे, क्लोरीन भी हो जाएंगे, ब्रोमीन भी हो जाएंगे, फ्लोरीन भी हो जाएंगे, कोई भी होंगे, कोई भी लिगेंड्स प्रथम संयोजकता में एकदम यहाँ पे कमजोर के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी ये डॉटेड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना लिख देना है कि यह ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होते हैं, यानी क्लोरीन पे क्या होता है, कभी भी याद रखना है क्लोरीन पे माइनस होता है। अब देखिए कि यहाँ आप देखिए बिंदु, यहाँ देखिए इसके बिंदु दर रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, यानी इसे डॉटेड फॉर्म में दर्शाया जाता है। ये देखिए इसको डॉटेड फॉर्म में हम दर्शाए ना Cl को, प्रथम संयोजकता को। अब देखिए यह विलयन में आयनिक हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, यह विलयन में क्या हो जाएगा, Cl NaCl में प्यारे बच्चों क्या होता है, ये विलयन में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आयनीकृत हो जाते हैं। कौन, तो हमारे प्रथम संयोजकता, यानी कहने का मतलब क्या Cl3 यानी Cl। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अब देखिए कि प्राथमिक संयोजकता के निश्चित यहाँ देखिए दिशा नहीं होती है, क्योंकि ये कमजोर वैन डर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं, और ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, विलयन में क्या होता है, पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, इसलिए। तो यहाँ पे उसकी प्रथम संयोजकता के बारे में लिखना, और प्रथम संयोजकता में आपको याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्लोरीन के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रथम संयोजकता तो आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि ये द्वितीय संयोजकता क्या होता है। बाबू द्वितीय संयोजकता, ये वर्नर का नियम है बाबू, आपको ध्यान रखना है, वर्नर का नियम है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बाबू टाइम लगे तो लगे, ये सीख लीजिएगा, ये काम देता है। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आसान नहीं होते हैं बाबू, समझना पड़ता है, तभी लिख पाएंगे, तभी यहाँ पे आपको मिल पाएगा। देखिए ये 6 को होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, CO है, केंद्रीय धातु परमाणु है, और इसके साथ एक और तो स्वसंयोजक यौगिक जुड़ा रहता है ना, क्लोरीन। यहाँ पे आपको पता है ना कि इसके साथ Cl भी तो जुड़ा है, तभी तो यहाँ पे कहा जाता है ना, वर्नर के अनुसार क्या होता है, 2 यहाँ पे उप संयोजन यौगिक जुड़े होते हैं। जैसे प्यारे बच्चों क्या, 2 संयोजन यौगिक, जैसे एक लिगेंड्स, यहाँ पे देखिए NH3 और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्लोरीन के बारे में पढ़ लिए, प्रथम संयोजकता के बारे में पढ़ लिए कि जो हमारा क्लोरीन होता है ना, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, ये विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है, और ये होता है, ये डॉटेड फॉर्म में होता है। ये सब हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले कि ये द्वितीय संयोजकता यानी NH3 क्या होता है, हमारा NH3 यानी जो लिगेंड होता है वो क्या होता है। तो देखिए लिगेंड क्या होगा कि धातु की द्वितीय संयोजकता या तो ऋणात्मक आयन द्वारा या उदासीन अणुओं द्वारा, दोनों द्वारा ये होते हैं। या तो कहने का मतलब ये जो द्वितीय संयोजकता होंगे ना, यानी जो आपके लिगेंड्स होंगे NH3, ये तो या तो धनात्मक होंगे, या तो ये ऋणात्मक होंगे, या तो ये उदासीन भी हो सकते हैं, ये किसी फॉर्म में हो सकते हैं। लेकिन जो प्रथम संयोजकता वाला होगा ना, वो कभी भी ऋणायन होगा, यानी ये क्या होगा, उस पर माइनस चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इतना लिख देना है। देखिए आधुनिक शब्दावली, यहाँ कहने का मतलब क्या, आधुनिक शब्दावली में यह धातु के समन्वय संख्या को दर्शाता है।
कौन प्यारे बच्चों? तो ये समन्वय संख्या को दर्शाता है। कौन? लिगेंड्स हमारे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, द्वितीय संयोजकता समन्वय क्षेत्र के अंदर लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या? द्वितीय संयोजकता जो होता है कभी भी याद रखिएगा कि समन्वय संख्या के ये अंदर लिखे जाएंगे। देखिए कहने का मतलब क्या, ये जो द्वितीय संयोजकता होगा ना ये जो हमारा द्वितीय संयोजकता होगा, ये वाला पार्ट, ये समन्वय संख्या जो है ना बाबू, ये बड़ा वाला, ये जो समन्वय संख्या है ना, इसके अंदर ही लिखा जाएगा। जबकि प्रथम संयोजकता के बारे में आप लिख सकते हैं कि समन्वय संख्या के बाहर ही रहता है। कभी भी प्रथम संयोजकता जैसे क्लोरीन है, ये कभी भी क्या करेगा? समन्वय संख्या के बाहर ही रहेगा। वर्नर का नियम है, ये आपको लिखना है। तो यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ आप देखिए। अब यहाँ पे है कि ये प्राकृतिक में, समझिएगा यहाँ पे बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि यहाँ देखिए प्रकृति में दिशात्मक, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे कि यह प्रकृति में दिशात्मक और यहाँ देखिए परिसर के निश्चित ज्यामिति देता है। यानी कहने का मतलब क्या, इसका जो होगा ना प्यारे बच्चों कभी भी दिशाहीन नहीं होगा ये, क्योंकि क्या होता है मजबूत से ये जुड़ा होता है। यानी इसका जो बॉन्ड होगा ना एकदम सीधा सीधा, और उसमें क्या होता है डॉटेड बॉन्ड होता है। किसमें? तो प्रथम संयोजकता में डॉटेड बॉन्ड यानी कमजोर बल के द्वारा बंधा होता है। जबकि ये जो होता है ना, जो हमारे लिगेंड्स जुड़े होते हैं प्रथम नहीं द्वितीय संयोजकता के, वो बहुत ही मजबूत बंधन से ये जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना। तो यही है हमारा वर्नर का नियम। आप लोग समझ सकते हैं कि वर्नर का नियम में यही बोला जाता है कि जो वर्नर के नियम में होते हैं ना, जो उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं ना, जो उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं, कहने का मतलब कि जो उपसहसंयोजन ये जो यौगिक हैं वो क्या होता है केंद्रीय, जिसका इसका जो केंद्रीय परमाणु होता है ना, ये केंद्रीय परमाणु दो यहाँ पे देखिए सहसंयोजन से ये जुड़ा होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु होता है वो किससे जुड़ा होता है प्यारे बच्चों? तो दो यहाँ पे देखिए संयोजकता दिखलाते हैं, यानी दो सहसंयोजन से ये जुड़ा होता है। जैसे एक लिगेंड्स हो गया, एक क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि प्रथम में क्या होता है क्लोरीन, और क्लोरीन क्या होता है आपको पता है कि ये पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है। दूसरा क्या, ये डॉटेड फॉर्म में होता है, और ये क्या होता है ये कभी भी इसके बाहर ही संयोजकता के बाहर ये रहता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख दीजिएगा। उम्मीद है कि ये 5 नंबर आपका क्लियर हो गया होगा, 100% समझ में आ गया होगा। इतना मेहनत से समझाएंगे पूरा 100% आपको पूरा क्लियर हो ही गया होगा। हो गया कि नहीं बाबू, एक बार बता दीजिए। तो आप लोग लिख दीजिएगा ना कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, यानी जो CO हमारा होता है केंद्रीय धातु परमाणु, वो दो यहाँ पे क्या बनाता है, दो संयोजकता बनाता है। दो संयोजकता बनाता है, एक तो लिगेंड्स बनाएगा, एक आयंस बनाएगा। जो आयंस होंगे वो कमजोर वान डेर वाल्स द्वारा बंधे होंगे, डॉटेड फॉर्म में होंगे। और तीसरा आपको लिखना है कि उसमें क्या होंगे, वो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाएंगे। और भी लिख सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये जो उपसंयोजन, ये जो बॉक्स होता है ना उसके बाहर ही रहते हैं, अंदर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये सब प्लीज लिख दीजिएगा, आपका 5 नंबर तो कंफर्म है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि लिगेंड्स क्या है बाबू। लिगेंड्स तो आप लोग जान गए ना, लिगेंड्स NH3 या कुछ भी जो है प्यारे बच्चों, लिगेंड्स ये क्या होते हैं। तो देखिए लिगेंड्स पूछेगा कि लिगेंड्स क्या होते हैं। तो देखिए केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ से जुड़े हुए अणु, परमाणु, आयन तथा परमाणुओं के समूह को लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है। किसके? यहाँ पे क्या होगा, लिगेंड्स होगा, लिगेंड्स के नाम से जाना जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर, जैसे केंद्रीय परमाणु हमारा क्या होगा CO हो गया, और जैसे उसी को ले लेते CO क्या था CH3 यहाँ पे 6 था, NH3 6 था। यानी ये जो CO केंद्रीय परमाणु हो गया हमारा, ये जो हमारा CO हो गया केंद्रीय परमाणु, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, ये हमारा जो हो गया प्यारे बच्चों क्या केंद्रीय परमाणु, इससे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इससे ये जुड़े होते हैं हमारे क्या लिगेंड्स। 6 को कर देते हैं, तो 6 को यहाँ पे देखिए कर देते हैं। ये आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, ये क्या होते हैं बाबू, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा, बच्चा की तरह हम आपको समझा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज समझ लीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिएगा कि लिगेंड्स हमारे क्या होते हैं, उदाहरण के साथ उनका वर्गीकृत करें। उदाहरण के साथ उनका वर्गीकृत करना है। क्वेश्चन देखने में भारी है, लेकिन इतना लिखिएगा 5 नंबर आपका कंफर्म है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि लिगेंड्स क्या होते हैं, उदाहरण के साथ इनको वर्गीकृत करें। तो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो भी यहाँ देखिए यहाँ पे लिगेंड्स हो, आयन हो या कुछ भी हो प्यारे बच्चों, चारों तरफ से इसके जुड़े रहते हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं क्या, तो लिगेंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ से जुड़े हुए अणु, परमाणु, आयन तथा जो परमाणुओं का समूह होगा ना, उसी को हम लोग लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। तो बाबू यहाँ पे आपको लिगेंड समझ में आ गया होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ से अगर जो जुड़े होंगे ना,
जैसे केंद्रीय धातु परमाणु हमारा CO हो गया, उसकी चारों तरफ क्या जुड़ा है, NH3। यहाँ आप देखिए इसको H बना दीजिए, इसको N बना दीजिए। NH3 जितने भी प्यारे बच्चे होंगे, जैसे यहाँ आप देखिए अणु जुड़ गए, परमाणु जुड़ गए, आयन जुड़ गए, कुछ भी जुड़ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। अब देखिए लिगेंड्स का वर्गीकरण क्या होता है, तो आवेश के आधार पर इनको 3 प्रकार में बांटा गया। लिगेंड्स को आवेश के आधार पे 3 प्रकार में बांटा गया। कौन कौन से वो प्रकार है हम आपको समझाने वाले हैं कि यहाँ पे लिगेंड्स के 3 प्रकार को कौन कौन से बांटा गया। पहला हमारा होता है उदासीन लिगेंड। अब देखिए उदासीन लिगेंड में क्या होता है, देखिए हमारा हो जाएगा H2O और यहाँ देखिए NH3 और CO। जैसे हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाते थे तो पूछते कि इसमें से उदासीन लिगेंड का उदाहरण कौन है, बताइए। ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं कि नहीं, तो आप लोग उसमें से बताते हैं कि जल के जो अणु होंगे ना वो उदासीन लिगेंड हो गए। ये क्वेश्चन कराए हैं कि नहीं, सही से बताइएगा। तो आज आपको पता चला ना कि उदासीन लिगेंड क्या होता है। तो यहाँ देखिए कहने का मतलब यही है कि अगर आपसे पूछ दे कि उदासीन लिगेंड क्या होता है, तो देखिए जैसे जल का अणु हो गया, यहाँ देखिए NH3 हो गया, अमोनिया होगा, CO हो गया, कार्बन मोनो हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, उदासीन लिगेंड के उदाहरण होते हैं। अब देखिए आप देखिए धनात्मक लिगेंड कौन कौन से होंगे, तो देखिए NO प्लस हो जाएगा, HNO4 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये सब जितने भी होंगे ना हमारे, ये हमारे धनात्मक लिगेंड्स हो जाएंगे। अब ऋणात्मक लिगेंड्स की बात करें बाबू, ऋणात्मक लिगेंड्स क्या होते हैं, तो यहाँ देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन और CN हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे, सब पे माइनस चार्ज होता है, ये क्या हो गया, ऋणात्मक लिगेंड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन याद रखना है बाबू, 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, प्लीज याद रखिएगा। और जाके आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखिएगा कितनी बार पूछा गया है। सबसे महत्वपूर्ण है वर्नर का सिद्धांत, उप संयोजन यौगिक को लेके। बाबू वो समझ में आया ना, बस याद रखना है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 संयोजकता वो दिखलाता है। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ वो 2 संयोजकता को दिखलाता है, जिसमें प्रथम संयोजकता हो गया और द्वितीय संयोजकता हो गया। प्रथम संयोजकता में क्या होता है बाबू हमारा, प्रथम संयोजकता में क्या होता है हमारा क्लोरीन, जो पूर्णतः विलयन में वियोजित हो जाता है। दूसरा वो डॉटेड फॉर्म में होता है। तीसरा वो कमजोर वान डेर वाल्स बल द्वारा वो जुड़ा होता है। वो क्या होता है, कोष्ठक के कभी भी बाहर होता है। यहाँ पे आपको लिख देना है। तो यहाँ पे बाबू ये सब लिख दीजिएगा। द्वितीय में भी आपको पता है वो लिख दीजिएगा, प्लीज वो क्वेश्चन को याद रखिएगा। और यहाँ पे लिगेंड्स आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो केंद्रीय परमाणु हो गया, जैसे CO हो गया हमारा केंद्रीय परमाणु, इसके चारों तरफ अणु, परमाणु, आयन, किसी भी समूह से अगर कोई जुड़ा है ना, जैसे देखिए यहाँ पे NH3 केंद्रीय परमाणु से जुड़ा है, तो ये फिगर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को लिगेंड्स कहेंगे। और लिगेंड्स का पूछा गया कि वर्गीकरण करें, तो लिगेंड्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं, उदासीन लिगेंड, धनात्मक लिगेंड और ऋणात्मक लिगेंड। तो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो गया ना। तो चलिए बाबू इतना लेट नहीं करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इंग्लिश मीडियम में है, बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो PDF डाउनलोड कर लेंगे, जरूर इसका PDF हम आपको दे देंगे। बिल्कुल आज से नई शुरुआत होगी, पूरा आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों की, द्रव स्नेही तथा द्रव विलोही, आप देखिए विरोधी कोलाइड क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 नंबर का 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है बाबू। सबके सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सबके सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो सभी मेरे पैरेलल यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे ये होता क्या है। तो चलिए हम यहाँ पे समझ जाते हैं यहाँ पे आपको कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड क्या है। द्रव स्नेही यानी द्रव की तरफ उसका स्नेह है, द्रव विरोधी यानी द्रव की तरफ उसका विरोध है। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि वे पदार्थ जो द्रव अर्थात परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बना ले, उस प्रकार के यहाँ पे देखिए द्रव को हम लोग द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड भी कहते हैं, या प्यारे बच्चों लायोफिलिक कोलाइड भी कहते हैं। लायोफिलिक कोलाइड यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि द्रव स्नेही कोलाइड हमारा क्या होता है। बाबू यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि द्रव स्नेही कोलाइड हमारा आखिर होता क्या है। तो देखिए वे पदार्थ द्रव स्नेही यानी क्या, द्रव की तरफ इसका स्नेह होगा, द्रव की तरफ ये आकर्षित होंगे, द्रव स्नेही। और द्रव विरोधी क्या मतलब है, दो द्रव के पास उनका विरोध होगा, यानी वो द्रव के पास जाना नहीं चाहेंगे। यानी आप लोग इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वे पदार्थ जो क्या हो, वे पदार्थ जो द्रव माध्यम के संपर्क में, ये छोड़ दीजिए अर्थात वाला यहाँ पे सोचिए कि ये खत्म है। अब यहाँ पे देखिए वे पदार्थ जो द्रव माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइड में बदल जाए, यानी जो द्रव के साथ आसानी से कोलाइड में बदल जाता है, आसानी से कोलाइड में विलयित मतलब क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, विलयन बन जाता है, उसी को हम लोग द्रव स्नेही या द्रव, यहाँ पे देखिए
द्रव रागी कोलाइड या लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। तो बड़ी प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग समझ गए। अब देखिए जो लायोफिलिक कोलाइड होता है ना, विलयन प्राय अस्थायी होते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना कि जितने भी द्रव यहाँ देखिए कोलाइडी विलयन होंगे, द्रव रागी यानी यहाँ देखिए द्रव स्नेही जो कोलाइड होंगे, लायोफिलिक कोलाइड जो सॉल होंगे ना, वो प्राय अस्थायी होते हैं, क्योंकि इनमें परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षेपित प्रवस्था के बीच आकर्षण बल आरोपित होता है। क्यों? क्योंकि ये इनके पास देखिए द्रव से नहीं, इनके पास क्या होगा, आकर्षण बल होगा। तो यहाँ पे आकर्षण बल होगा, तभी तो एक दूसरे को प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, विलयन बना दे रहे हैं। द्रव यहाँ देखिए, अगर जो पदार्थ द्रव माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी बना रहा है तो उसे हम लोग द्रव स्नेही कहते हैं। यानी द्रव जो स्नेही विलयन होता है अस्थायी होता है, चूंकि इनमें प्रक्षेपण माध्यम तथा प्रक्षेपित प्रवस्था के बीच आकर्षण बल यहाँ पे क्या होता है, आकर्षण बल होते हैं, यानी आकर्षण बल इन पे लगते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी लिख देना। अगला यहाँ देखिए जैसे उदाहरण में हो गया गोंद, स्टार्च, प्रोटीन आदि द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण है। अगर आपसे पूछ देगा कि द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, गोंद हमारा हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, यहाँ पे आदि द्रव स्नेही कोलाइड के ये उदाहरण होते हैं। देखिए द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। यानी जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उत्क्रमणीय प्रकृति का मतलब है कि जिसको फिर से पैदा कर सकते हैं। यानी जैसे प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए जल को वाष्प बनाना, फिर वाष्प को जल बनाना, यहाँ आप देखिए। और देखिए यहाँ पे और भी हो गया, जैसे पानी को बर्फ करना और बर्फ को फिर क्या करना प्यारे बच्चों, पानी कर देना। जैसे शरबत को जमा के प्यारे बच्चों आइसक्रीम बनाना और आइसक्रीम को फिर पिघला के शरबत बना देना, यानी विलयन बना देना। यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये सब तो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, हमारे द्रव स्नेही होते हैं। लेकिन द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, यह धातु अपघट्य के विलयों में शीघ्र ही अवक्षेपित नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है, ये क्या है, हमारा द्रव स्नेही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, द्रव यहाँ पे विरोधी कोलाइड कि द्रव विरोधी, यानी द्रव के साथ उसका विरोध होगा। वो द्रव के साथ क्या था, आकर्षण था, उसका अट्रैक्शन था, लेकिन द्रव विरोधी में क्या होगा, द्रव के साथ उसका प्यारे बच्चों क्या होगा, विकर्षण होगा। ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, ये सब 5-5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, तो ध्यान रख के इसको पढ़ना है। देखिए द्रव विरोधी हमारा कोलाइड क्या होता है, समझिएगा। द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, तो जब परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनते हैं, उन्हें द्रव विरोधी अथवा द्रव रागी या लायोफोबिक कोलाइड सोल कहते हैं। देखिए द्रव से नहीं, यानी द्रव से आकर्षित करके विलयन बना दें, जो द्रव से आकर्षित होके विलयन बना दे, द्रव से नहीं बाबू। इससे आसान डेफिनेशन आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला, इतना ध्यान रखिएगा। और जो द्रव से आकर्षित ना हो और यहाँ पे वो विलयन ना बनाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव विरोधी कोलाइड कहेंगे। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया। देखिए द्रव विरोधी कोलाइड विलयन यहाँ देखिए अस्थायी होता है। जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है ना, जो प्यारे बच्चों लायोफोबिक कोलाइड सोल होता है, वो अस्थायी होता है, चूंकि इनमें प्रक्षेपण माध्यम तथा प्रक्षेपित प्रवस्था बीच आकर्षण बल लगभग नहीं के बराबर होता है। जब प्यारे बच्चों ये द्रव विरोधी हैं, तो ये प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच प्यारे बच्चों आकर्षण बल नहीं लग रहा है, आकर्षण बल नहीं, प्रतिकर्षण बल यानी ना के बराबर होता है। यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे लिखा गया है कि द्रव विरोधी कोलाइड विलयन अस्थायी होता है, चूंकि इनमें प्रक्षेपण माध्यम तथा प्रक्षेपित प्रवस्था के बीच कोई आकर्षण बल होता ही नहीं है, होता भी है तो एकदम नहीं के बराबर, पूछने लायक भी नहीं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, सल्फर हो गया, सल्फर सोल हो गया, सोना सोल हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम सोल हो गया, ये सब क्या आता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब जितने भी होते हैं ना द्रव विरोधी कोलाइड हमारे कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये 5 नंबर क्लियर हुआ। देखिए या तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, या तो देखिए ये तो प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए या तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा जो हम आपको बता रहे हैं, इसी का संबंधित है। ये दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम आपको जो बता रहे हैं आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, प्लीज इसको याद कर लेंगे, हम यहाँ पे दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर लिखे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द्रव स्नेही, जिसका द्रव की तरफ स्नेह हो, जो क्या हो, द्रव के साथ आकर्षित होके विलयन बना दे, उसे क्या कहेंगे, द्रव स्नेही। और जो क्या होता है, द्रव के साथ आकर्षित होकबे नहीं करता है, क्योंकि उसमें आकर्षण बल नगण्य के बराबर होता है। यहाँ पे आप लोग सीख लिए। देखिए द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर, ये 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, जाके देख लीजिए।
देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग जाके देख लीजिएगा कि ये 4 बार पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर क्या क्या होते हैं हम आपको समझाते हैं। तो द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी होते हैं, हम आपको बताए ना कि द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी होते हैं, जबकि जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वो अस्थायी होते हैं। आप लोग अपने से भी ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह विलयन में नहीं वियोजित होता है। इसका आकर्षण बल प्यारे बच्चों, द्रव स्नेही का आकर्षण बल प्यारे बच्चों प्रबल होता है, मजबूत होता है, जबकि द्रव विरोधी का आकर्षण बल एकदम नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, अपने से भी आपको समझा दिए, आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है कि द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। ये बताए ना अभी कि द्रव स्नेही कोलाइड को फिर से पैदा कर दिया जा सकता है। ये क्या होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय होते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, जिसको फिर से पैदा नहीं किया जा सकता है। जैसे सजीव में वृद्धि, पहले आप छोटे थे 5वें में पढ़ रहे थे, कल ही हम क्लास नहीं लिए, परसों जो क्लास लिए फिर आप ले सकते हैं, फिर हम यहाँ वैसे फिर परसों जाके उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो बाबू यहीं पे वही बात हुआ, जैसे सजीवों में वृद्धि, दूध से दही बन गया, दही से दूध बन सकता है, नहीं बनेगा, लेकिन पानी से बर्फ बन गया और बर्फ से पानी बन सकता है, तो वो हो जाएगा उत्क्रमणीय, और जिसे हम लोग फिर से पैदा नहीं कर सकते उसे अनुत्क्रमणीय। यानी कहने का मतलब जो द्रव स्नेही कोलाइड होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, वो उत्क्रमणीय होगा, और जो द्रव विरोधी होगा वो क्या होगा, अनुत्क्रमणीय होगा। यहाँ पे आपको इतना क्लियर हुआ। अब देखिए द्रव स्नेही कोलाइड जल में शीघ्र ही अवक्षेपित नहीं होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड है जल में शीघ्र अवक्षेपित नहीं होता है, जबकि जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है जल में क्या होता है, शीघ्र ही अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अब देखिए 4 नंबर की द्रव स्नेही कोलाइड के कणों का आकार मात्र यहाँ देखिए बहुत कम या शून्य होता है, जबकि जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं इन्हें कणों का आकार निश्चित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश के हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी लिख देना है। जैसे यहाँ देखिए इसमें हो गया गोंद, स्टार्च, प्रोटीन आदि द्रव स्नेही कोलाइड है, जबकि सल्फर, सोना, सोल, द्रव विरोधी कोलाइड, ये सब जितने भी होते हैं ये द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। तो यहाँ पे बाबू ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से समझा चुके हैं, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। 5-5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है, तो सभी बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे इसको समझ गए होंगे कि द्रव स्नेही, जिसका द्रव के साथ स्नेह हो, तो यहाँ देखिए जो द्रव के साथ क्या करें बाबू, यहाँ पे वियोजित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसके साथ प्यारे बच्चों क्या विलयन बना देते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड हो। तो यहाँ देखिए, और इसमें क्या होता है, प्रक्षेपित माध्यम और प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपित माध्यम के बीच इसमें आकर्षण बल होता है, और द्रव स्नेही क्या होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, जबकि द्रव विरोधी में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये विलयन, यहाँ पे देखिए किसी भी विलयन के साथ प्यारे बच्चों क्या होते हैं, इनका जो होता है प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच प्यारे बच्चों क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, इनके ऊपर कोई बल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और ये क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो यहाँ पे ये सब आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको समझा चुके हैं। और आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा बाबू कि आपको ये सब क्वेश्चन 5-5 नंबर वाला लग रहा है कि आप लोग ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का आप लोग 5-5 नंबर का क्वेश्चन वाला पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे का निष्कर्षण कैसे करते हैं। ये आप देखिए, और लोहे के अयस्क के मतलब लोहे की किन्हीं 2 अयस्कों के नाम लिखे और लोहे का निष्कर्षण हम कैसे कर सकते हैं। बाबू ये लोहे का निष्कर्षण वाला 5 बार जाके देखिएगा ना, लोहे का निष्कर्षण कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है। बाबू ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे याद होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन बाबू पूछा गया है। प्लीज ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, प्लीज ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, प्लीज मेरे शेर। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कि लोहे का निष्कर्षण कैसे होता है, और लोहा अयस्क क्या है, इसके 2 अयस्कों को लिखे। तो देखिए लोहे का आप देखें ऑक्साइड अयस्क क्या होते हैं हमारे, यहाँ देखिए लोहे के ऑक्साइड क्या कौन कौन से होंगे, हेमेटाइट, जिसे Fe यहाँ देखिए 2O3 कहा जाता है, और मैग्नेटाइट होता है लोहे का अयस्क। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान शब्द है, अगर आपसे पूछा जाए कि लोहे के 2 अयस्कों के नाम लिखे, तो पहला हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये क्या है, प्रमुख लोहे के 2 अयस्क है, जिसको हेमेटाइट का सूत्र लिख देना है Fe2O3, और यहाँ देखिए मैग्नेटाइट का लिखना है Fe3O4। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख दीजिएगा, बिल्कुल ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखना है कि यहाँ पे लोहे का हम निष्कर्षण किस विधि के द्वारा कर सकते हैं। हर चीज का निष्कर्षण का विधि होता है ना, तो हम लोग लोहे का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा करेंगे। बाबू यहाँ पे सबके सब क्वेश्चन को अभी के अभी याद करवा देंगे, इतना ध्यान रखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि लोहे का निष्कर्षण पूछा गया है बाबू, कि लोहे का निष्कर्षण वात्या भट्टी द्वारा किया जाता है, आयरन का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क द्वारा निम्नलिखित विधि से किया जाता है। यानी यहाँ आप देखिए लोहे का जो निष्कर्षण होगा ना, वात्या भट्टी द्वारा भी किया जाएगा, आयरन का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क द्वारा भी किया जा सकता है, कई प्रकार हैं। तो जिसमें से पहला है हमारा सांद्रण। यहाँ आप देखिए सांद्रण करके हम लोग लोहे का निष्कर्षण कैसे कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
सांद्रण करके लोहे का निष्कर्षण करना है। तो देखिए अधिकांश हेमेटाइट अयस्क को सांद्रण यहाँ पे देखिए आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें 20 से 50% के बीच लोहा प्राप्त होता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, जैसे लिखे हैं लिखिएगा कि अधिकांश हेमेटाइट अयस्क के सांद्रण की आवश्यकता नहीं होती है, चूंकि अयस्कों में क्या होता है, अयस्कों से 20 से 55% के बीच लोहा प्राप्त हो जाता है। अगर अयस्क में हल्की अशुद्धि जैसे रेत, मिट्टी, कण उपस्थित होते हैं ना, तो इसको अयस्क को बारीक चूर्ण को क्या किया जाता है, जल की धारा में धो के प्यारे बच्चों क्या कर दिया जाता है, इसकी अशुद्धि को दूर कर दिया जाता है। यानी सांद्रण का मतलब क्या, उसको धो देना। यानी कहने का मतलब क्या कि हेमेटाइट जो अयस्क होता है ना, इसमें जो होता है प्यारे बच्चों सांद्रण में होता है कि 20 से 50% तक आपके लोहे ही होते हैं, तो इसमें उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। और जो भी 50% होते हैं जैसे रेत हो गया, धूल कण हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको सांद्रित करने के लिए जाएंगे नदी में, तेज धाराओं में उसको क्या करेंगे, उसको धो देंगे, वो 50% प्यारे बच्चों निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे क्या किया जाता है, निष्कर्षित किया जाता है, किसको सांद्रित किया जाता है, किसको, तो लोहे को। तो लोहे को हमको 5 नंबर पर लिखना है कि सांद्रण करना है, तो कई विधियां हैं, तो 2-3 विधि आपको कम से कम लिखना पड़ेगा। पहला विधि तो आप लोग जान गए कि ये जो होता है ना सांद्रण वाला, सांद्रण नहीं, आवश्यकता नहीं के बराबर होती है, क्योंकि इसमें से 20 से 50% तो आपको लोहा बच ही जाता है। और जो भी जैसे देखिए उसमें रेत जमा हो, मिट्टी जमा हो, कई प्रकार की अशुद्धि उपस्थित होते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, अयस्कों को बारीक चूर्ण के जल में क्या कर दिया जाता है, उसको धो दिया जाता है, उसको धोने पे वो निकल जाते हैं। तो ये हमारा सांद्रण वाला हो गया। अब देखिए इसको गुरुत्व पृथक्करण विधि से किसका, अब देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से किसको सांद्रित किया जाएगा। आप क्या बताते हैं कि सर जी गुरुत्व पृथक्करण विधि से हम लोग हेमेटाइट यानी लोहे को सांद्रित करते हैं। तो बाबू एक ये लिख दीजिएगा, जो कि हम आपको बहुत बार समझा चुके हैं कि गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में अशुद्धियां रहती हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या रहती है, अशुद्धियां रहती है, जिसको क्या करना जाता है, पहले महीन बारीक पीस दिया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि की हम बात करें, खूब महीन बारीक इसको पीस दिया जाता है, फिर इसको जल की धारा में ले जाके प्यारे बच्चों क्या कर दिया जाता है, मतलब जल की धारा में उसको बहा दिया जाता है, जिसमें से क्या होता है कि जो धूल कण होते हैं ना, मिट्टी, वो हल्के होने के कारण जल की धारा से निकल जाएंगे। लेकिन जो आपके शुद्ध अयस्क होंगे ना, जैसे आपके हेमेटाइट हो गया, हेमेटाइट जो होगा, जो लोहे होगा प्यारे बच्चों, वो नीचे बैठा रहेगा, बाकी जितने अशुद्धि होंगे जल की धारा में बह जाएंगे। तो इस प्रकार के प्यारे बच्चों मतलब यहाँ पे देखिए विधि को हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस विधि का उपयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब अयस्क के कण अघात्री यानी अशुद्धियों से बहुत भरा होता है। सांद्रण में क्या था, सांद्रण में था कि 10-20 से 50% आपके जो लोहे के अयस्क होते हैं वो शुद्ध होते हैं। उसमें क्या होता है 50% यहाँ पे देखिए धूल, पाक, कीचड़, यहाँ देखिए जो भी हो प्यारे बच्चों, वो क्या होता है उसमें रेत घुसा रहता है, तो उसको सांद्रण करने के लिए जाइए तालाब में ले जाकर ले है धो दीजिए, साफ हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा मात्रा में अशुद्धियां इसमें क्या रहती है, उपस्थित रहती है। तो इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, बारीक पीसा जाता है, और बारीक पीस के क्या किया जाता है, जल की धारा में इसको धो दिया जाता है। और शुद्धिकरण हल्का होने के कारण जल की धारा में क्या होती है, बह जाती है। जो अशुद्धिकरण हो गया जैसे रेत हो गया, धूल कण, मिट्टी हो गया, कुछ भी हो गया, वो तो प्यारे बच्चों लोहे से हल्के ही होंगे, तो लोहा नीचे जमीन पर बैठ जाएगा, और जो अशुद्धि होंगे वो जल की धारा में बहते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार के प्यारे बच्चों संशोधन को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं, और इसके द्वारा भी हम लोग लोहे का निष्कर्षण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों क्लास कैसा लगा ये आप लोग बताइएगा, और 5-5 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहले तो प्यारे बच्चों बानर का नियम हम आपको बता दिए कि सहसंयोजक में बानर का नियम क्या होता है, केंद्रीय परमाणु के साथ दुगो संयोजकता दिखलाता है। कौन कौन दिखलाता है, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कौन कौन दिखलाएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको सबको पता है कि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब प्यारे बच्चों क्वेश्चन को आप लोग लिख दीजिएगा। और बानर का नियम यहाँ देखिए उप सहसंयोजन में क्या दिया है उन्होंने, ये लिख दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे दूसरा आप लोग क्या लिखिएगा, गुरुत्व पृथक्करण विधि वाला। और ये जो बताए हैं ना 3-4 क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन को लिमिट से ही दिया जाता है, 20 क्वेश्चन बताएंगे आपका, 20 से 30 क्वेश्चन में ना पूरा का पूरा नहीं लड़ गया तो आप लोग भी बोलिएगा। तो आज हम 5 क्वेश्चन आपको बता दिए, ये 5 क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए।
अब अगला बार बताएंगे लोहे का हुआ एल्युमिनियम का, या तो लोहे का पूछेगा या तो एल्युमिनियम का पूछेगा, एक कंफर्म है आपका 100% कंफर्म है। तो ये लोहे का आप लोग को पूरा 100% याद हो गया होगा कि लोहे का निष्कर्षण क्या होता है। हमें दो को यस पूछा है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट। दूसरा यहाँ देखिए इसकी विधियां होती है, पहले दो को विधि लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या सांद्रण करके, सांद्रण में तो आपको पता है कि 20 से 50% उसके शुद्ध मतलब लोहा ही होता है, और यहाँ पे जो 50% 60% होता है वो धूल कण होते हैं, तो इसको आराम से तालाब में ले जाके धो सकते हैं, ये हो सकता है, ये ना के बराबर होता है सांद्रण। लेकिन वहीं यहाँ देखिए गुरुत्व पृथक्करण में क्या होता है, जब भारी मात्रा में अशुद्धि हो। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सिर्फ कम मात्रा में अशुद्धि हो, लोहे में कमी मात्रा में अशुद्धि है। अब यहाँ देखिए इतना माटी है, इसमें बारीक बारीक बहुत सारा लोहा हो, तो उसको कैसे सांद्रित किया जाएगा। मान लीजिए कि एक गमले में इतना सा आपको लोहा का चूर्ण उसमें मिला दिया जाए, इतना सा लोहे का चूर्ण मिला दिया जाए, तो उसको सांद्रित करने का तो विधि होना चाहिए ना, तो उसको करेंगे गुरुत्वाकर्षण, यहाँ देखिए गुरुत्व पृथक्करण विधि से। तो यहाँ पे बाबू ये उसको धो देंगे, जब पानी में धोएंगे तो क्या होगा, मिट्टी हमारी दह जाएगी, जो लोहे होंगे वो टिक जाएंगे। तो यहाँ पे आप सब ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे लाइक नहीं किया, और यहाँ पे आज आपका एडमिट कार्ड जारी होने वाला है, किसका, तो आपको याद रखना है कि प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जारी होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे होगा हम आपको बता देंगे, और इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा आप लोग याद रखिएगा, अभी हम आपको बताने वाले हैं। और पहली बात की आप देखिए, अब आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हम आज से संकल्प लिए हैं 4 क्लासेस डेली कराने का, 4 के 4 क्लास आपको जरूर करना है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, और लाइक करने के बाद से चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और यहाँ आप देखिए क्या कीजिए प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। और आप लोग एक बार प्लीज बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, पूरा का पूरा हम अपना पूरा 100%। ऐसा नहीं है कि बच्चा है यूट्यूब पे सबसे छोटे हैं तो हम आपको समझा नहीं सकते, बाबू आपके बड़े भाई हैं, हम आपको पूरा समझा सकते हैं, ये इतना आपको पता होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन में गूगल या क्रोम ओपन करना है, और यहाँ पे सर्च बार में लिखना है ASKBORD, आस्क बोर्ड लिख के सर्च कीजिएगा, ये देखिएगा ऐसा आएगा, आपको इसी पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे एक बार क्लिक कीजिएगा ना बाबू, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ देखिए अभी तो यहाँ पे इंटरनेट, यहाँ पे कहने का मतलब ना इसका पीडीएफ है ना कुछ है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे आपका अभी दिख जाएगा, अभी आपको दिख जाएगा। आइए और यहाँ से पीडीएफ इसका भी डाउनलोड कीजिए, और यहाँ पे देखिए, और आपका जो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड होगा ना यहीं पे मिलेगा। आप लोग ग्रुप में एक्टिव रहिएगा, उसमें बता देंगे कि जाके डाउनलोड कर लीजिए, जब डाउनलोड होने लगे तो आके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और क्लास बता दीजिएगा कि कैसा लगा प्यारे बच्चों, और 11 बजे रेडी रहिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।